आज हम जी ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे। ठीक है, इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कैलकुलेशन और इन्वर्स जी ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे। ठीक, बात करते हैं। देखिए, डिस्क्रीट टाइम फॉरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर ना कन्वर्जेंस की कुछ इश्यूज थी कि कुछ जगह पे कन्वर्ज करती थी, कुछ पे नहीं कन्वर्ज कर दी थी, तो उसके रिप्लेसमेंट के तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं। डिस्क्रीट टाइम फॉरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला ये था जो आपने यूज़ किया, जबकि जी ट्रांसफॉर्म में जी ऑफ सी इज इक्वल टू जी ऑफ एन जी रेज़ टू पावर माइनस एन होता है। अब देखें, ये जी जो है इसका कुछ रियल पार्ट होता है, कुछ इमेजिनरी पार्ट होगा। अब जी इज इक्वल टू आर ई रेज़ टू पावर जे थीटा, ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये उसका एंगल है। ठीक, आर ई रेज़ टू पावर जी थीटा यहाँ पे हमने पुट कर दिया, तो जी ऑफ एन आर रेज़ टू पावर एन। अब अगर जी आर की वैल्यू 1 हो तो हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं फॉरियर ट्रांसफॉर्म। आर की वैल्यू जी ऑफ सी इज इक्वल टू जी रेज़ पावर माइनस एन, आर की वैल्यू 1 यानी कि यूनिट सर्कल के लिए अगर एग्जिस्ट करे तो उसका मतलब ये है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को यूनिट सर्कल को टच करे तो इसका मतलब है कि उसका हम डिस्क्रीट टाइम फॉरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, फॉरियर कैलकुलेट करने के लिए देखें दो तरह की हमारे पास सीक्वेंस होती है, एक कॉजल सीक्वेंस यानी कि या फिर राइट हैंडेड सीक्वेंस आप उसको कहते हैं। ए रेज़ पावर एन यू एफ एन की एन के अंदर जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक ये एग्जिस्ट करता है, यानी कि सारी पॉजिटिव वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करता है। तो एक्स ऑफ जी इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन जी रेज़ पावर माइनस एन, एक्स ऑफ एन की वैल्यू डाल दी। अब ये यू ऑफ एन जो है जीरो से इन्फिनिटी तक करता है, तो हमने जीरो से इन्फिनिटी लगा दी, इसकी वैल्यू जीरो से इन्फिनिटी तक क्या होती है 1, तो ये बन जाएगा ए जी इनवर्स बन जाएगा, ए जी इनवर्स बन गया। तो यहाँ इसका पोल, अब देखिए यहाँ पे इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की क्या, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस एक प्लेट की तरह, एक सर्कल की तरह होता है। ठीक है, अब देखिए अगर हमारे पास एक कॉजल सीक्वेंस है या राइट हैंडेड सीक्वेंस है तो उसके लिए रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो होता है वो पोल, इसका देखिए पोल जी इज इक्वल टू ए के ऊपर निकला है, जी इज इक्वल टू ए के ऊपर निकला, तो वो सबसे आउटर मोस्ट पोल से भी बाहर बाहर होता है। इसमें एक पोल है तो जी जो है इसका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो ए से बड़ा होगा। ठीक है, सबसे जो आउटर मोस्ट पोल होता है उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस उससे भी बाहर होता है। अब पिछले केस में हमने ए एफ एन अगर ए की वैल्यू 1 हो तो ये पिछले केस में अगर ए की वैल्यू 1 हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें अगर ए की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये सिंपल एक यूनिट स्टेप फंक्शन बन जाएगा, सिंपल एक यूनिट स्टेप फंक्शन बन, तो ए जी इनवर्स आ गया। अब देखें या पोल ए की जी इज इक्वल टू 1 के ऊपर है तो एक से ऊपर ऊपर उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है, एक से लेकर इन्फिनिटी तक उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है। देखें या डी एफ टी हम यूनिट स्टेप की कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, हमने जी ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर डिस्क्रीट वैल्यूज दिए जाएँ, एन इज इक्वल टू 0 के ऊपर ये वैल्यू है, 1 के ऊपर ये वैल्यू है, 2 के ऊपर ये वैल्यू है, इसी तरह चलते जाए 3 4 5 के ऊपर ये वैल्यू है, तो देखें एक्स ऑफ जी इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन जी इनवर्स देखिए 0 के ऊपर ये है तो एक्स ऑफ जी के साथ एक्स ऑफ 0 इंटू जी रेज़ पावर 0, एक्स ऑफ 1 इंटू जी रेज़ पावर माइनस 1, एक्स ऑफ 2 इंटू जी रेज़ पावर माइनस 2, एक्स ऑफ 3 की वैल्यू क्या है 4 इंटू जी रेज़ पावर माइनस 3, एक्स ऑफ 4 की वैल्यू क्या है 2 इंटू जी रेज़ पावर माइनस 5, 4 और माइनस 5 एज इट इज़ आ गया। इस तरह हम डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी सीक्वेंस की। अच्छा, काजल के बाद एंटी काजल या लेफ्ट हैंडेड सीक्वेंस ना जो हमारी नेगेटिव साइड पे जा रही होती है। देखिए एक यू ऑफ एन है, पिछले केस में एन था, यहाँ पे माइनस एन माइनस वन है, तो इसका मतलब नेगेटिव सीक्वेंस है, माइनस वन का मतलब है एक डिले है इसमें, ये नेगेटिव उसके एम्पलीट्यूड के साथ है इसके। अब देखें यू ऑफ माइनस एन का मतलब है नेगेटिव होगी, माइनस वन का मतलब है नेगेटिव में भी एक डिले है, तो मतलब एक डिले का मतलब क्या होगा, वैसे जीरो से माइनस इन्फिनिटी होनी थी, अब एक डिले है तो ये माइनस वन से इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए जो माइनस वन से इन्फिनिटी हो गई।
अब देखें पॉजिटिव है नेगेटिव है, अगर इसमें से नेगेटिव बाहर कॉमन ले लें देख तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं। अब पॉजिटिव ये जो नेगेटिव है ये माइनस वाला ये बाहर लिख दिया मैंने ना, ये माइनस वाला ये जो ए के साथ मल्टीप्लाई है बाहर लिख दिया। अब हम लिखते हैं m इज इक्वल टू माइनस एन, एम इज इक्वल टू माइनस एन लिख दिया तो यहाँ माइनस एम आ जाएगा, यहाँ प्लस एम आ जाएगा। m की वैल्यू 0 से 1 से इन्फिनिटी तक चली जाएगी क्योंकि -1 था तो 1 से इन्फिनिटी तक चली जाएगी। अब देखें ये वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक जा रही है, अगर हम इसको 0 से स्टार्ट करना चाहें तो उसकी 0 वाली वैल्यू इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। तो उसकी 0 वाली वैल्यू के साथ अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो m इज इक्वल टू ए जी इनवर्स आ गया। देखें ये 0 वाली वैल्यू के साथ m इज इक्वल टू 0 से लेकर 1 तक चला गया, 1 प्लस कर लिया तो 0 वाले का हम लिख सकते हैं ए रेज पावर माइनस एम एज जी है, ए इनवर्स जी आ गया, 0 इज इक्वल टू ए इनवर्स। अब देखें ये कौन सी थी, लेफ्ट हैंडेड सीक्वेंस थी। लेफ्ट हैंडेड सीक्वेंस का क्या होता है, इन साइड सम इनर मोस्ट पोल यानी कि जी इज लेस। देखो पिछले केस में ग्रेटर देन ए लिखा था, यहाँ लेस देन ए लिखा है। लेस देन ए क्यों, क्योंकि ये इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो प्लेट है इसकी उससे भी अंदर की तरफ होता है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यूज होती हैं। +3 और -3 से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का यूं प्लेट की शक्ल में होता है। तो एक कॉजल सीक्वेंस का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो होता है वो जी ग्रेटर देन ये होता है, एक एंटी कॉजल का जी लेस देन ये होता है। ठीक है, अगर दोनों सीक्वेंस हो, कुछ कॉजल हो कुछ ए कॉजल हो तो फिर क्या होगा। देखिए ये जो है यू ऑफ एन है, ये कॉजल सीक्वेंस है, ए ऑफ एन यू ऑफ एन, इसका हमने अभी निकाला था 1 डिवाइडेड बाई ए जी इनवर्स, इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जी ग्रेटर देन ए होगा। अब ये एंटी कॉजल सीक्वेंस है, इसका लेस देन बी होगा। ठीक है, अब ए से बड़ा होना चाहिए और बी से छोटा होना चाहिए, यानी कि दोनों के दरमियान वाला रीजन होगा इस केस में। ठीक है, ए से बड़ा होना चाहिए और बी से छोटा होना चाहिए। लेकिन व्हाट इफ कि अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी हो जाए, अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी हो जाए तो फिर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस पे इसका ओवरलैप आ जाता है, फिर इसका एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है ना, ये वैल्यू 1 हो ये 2 हो फिर तो सही है। ठीक है, अगर ये वैल्यू 2 और ये वैल्यू 1 हो तो कोई भी ओवरलैप रीजन नहीं आएगा। आगे मैं आपको फिगर में दिखाता हूँ। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं फिर उसके बाद फिगर देखते हैं। एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू ए रेज पावर एन, ये सिंपल ए रेज पावर एन है। पिछले में ए ऑफ एन यू ऑफ एन हमने कैलकुलेट किया था। ए ऑफ एन है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक ले गए, एक पॉजिटिव इलादा कर ली नेगेटिव इलादा कर ली। ठीक है, अब इसमें देखिए जी मैं आपको भी बताया था ये इसका ग्रेटर देन ए होगा, इसका लेस देन ए होगा। जब ये ग्रेटर और लेस वाली दोनों वैल्यू सेम है तो ये कन्वर्जन नहीं करेगी क्योंकि ओवरलैपिंग रीजन नहीं है। हम एक ये वाला ओवरलैपिंग रीजन ए और बी, अगर ये ए वाली वैल्यू बी से बड़ी हो जाए तो ओवरलैपिंग रीजन ही नहीं आएगा कि ए इज लेस देन बी इज लेस देन ए, यानी कि जी ए से लेकर बी तक है। ठीक है, अगर ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाए तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस उसका होगा ही नहीं, तो इसका मतलब वो उसका हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। अब ये देखें अगर दो राइट हैंडेड सीक्वेंस है, एक पोल दूसरा पोल, ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मैंने आपको बताया एक सर्कल की तरह होता है। अगर दो सीक्वेंस है, पिछले केस में एक ही पोल था, अगर दो पोल हो तो सबसे बाहर वाले से भी बाहर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होता है। इसी तरह लेफ्ट हैंडेड सीक्वेंस या नेगेटिव एंटी कॉजल के लिए क्या होता है, सबसे अंदर वाले से भी अंदर उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होता है। ठीक है, ये डॉटेड हमने इसको रीजन ऑफ कन्वर्जेंस से शो किया। कुछ प्रॉपर्टीज चेक करते हैं उसको इम्प्लीमेंट भी करने की कोशिश करते हैं। हम देखें एक कॉन्जुगेट जी का कॉन्जुगेट हो तो उसका लैप्लास होता है जी कॉन्जुगेट जी कॉन्जुगेट। ठीक है, जी कॉन्जुगेट का लैप्लास होता है जी कॉन्जुगेट जी कॉन्जुगेट। अब इसी को प्रॉपर्टी को मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। देखें एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू आर कॉस ओमेगा एन यू ऑफ एन। यू ऑफ एन का मतलब कि ये 0 से इन्फिनिटी तक चलता है, तो इसका मतलब है ये कॉजल सीक्वेंस है। अब देखें कॉस को हम लिख सकते हैं ई रेज टू पावर जे थीटा ई रेज टू पावर जे थीटा प्लस ई रेज टू पावर माइनस जे थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब देखें ई रेज टू पावर जे थीटा और प्लस ई रेज टू पावर माइनस जे थीटा, ये दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट है। ई रेज टू पावर जे थीटा का अगर मैं निकाल लूँ
तो ई रेज़ पावर माइनस जे थीटा जो हो जाएगा वो उसी का कॉन्जुगेट है, तो उसके कॉन्जुगेट के लिहाज से हम उसका फाइंड कर सकते हैं। अब जो उसका ई रेज़ पावर जे थीटा का पहले कैलकुलेट कर सकते हैं, ई रेज़ पावर जे थीटा ना, वी ऑफ एन इज इक्वल टू 1/2 के कॉस में डिवाइडेड बाई 2 भी होता है, 1/2 आर ऑफ एन ई रेज़ पावर जे ओमेगा एन, 1/2 ई रेज़ पावर जे। अब देखें ये ई रेज़ पावर जे ओमेगा एन है, तो इसका हमने अगर आप पहले याद रखें तो ए ऑफ एन का हमने क्या कैलकुलेट किया था, 1 ए इनवर्स जी, ए इनवर्स जी, ये आपने अपने जहन में रखना है। अब आर जी ई रेज़ पावर जे ओमेगा एन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर आ जाएगा ई रेज़ पावर जे ओमेगा जे, आर ई रेज़ पावर जे ओमेगा जे। देखिए ए की जगह यहाँ पे ए की जगह क्या लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है, और यहाँ पे ई जे ओमेगा लिखा हुआ है, साथ में एन पावर है, तो ये एज इट इज हमने लिख दिया। अब वी ऑफ जी ये है, कॉस थीटा होता है ई रेज़ टू पावर जे थीटा प्लस ई रेज़ पावर माइनस जे थीटा डिवाइडेड बाय 2, तो एक का तो ये आ गया, दूसरा उसी का कंजुगेट होता है, तो उसके कंजुगेट के लिहाज से उसकी प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हुए कर सकते हैं। देखें पहले वाला क्या निकला जी, 1/2 इंटू 1/r ई रेज़ पावर जे ओमेगा एन जी इनवर्स। अब दूसरे वाला इसका कॉन्जुगेट होता है, तो v कॉन्जुगेट जी कॉन्जुगेट है ना, अगर v ऑफ n का कॉन्जुगेट हो तो अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई v कॉन्जुगेट जी कॉन्जुगेट। v कॉन्जुगेट क्या है, a जो फंक्शन लिखा हुआ है उसका सारे का कॉन्जुगेट, साथ में जी इनवर्स का कॉन्जुगेट तो जी होगा। अब देखें पिछले केस में a की जगह क्या लिखा होता, r ई रेज़ पावर जे ओमेगा, ई रेज़ पावर जे ओमेगा का कॉन्जुगेट माइनस जे ओमेगा हो जाएगा, तो बस यहाँ पे एक नेगेटिव साइन हमने डाल दिया। अब पॉजिटिव ई रेज़ पावर जे थीटा प्लस ई रेज़ पावर माइनस जे थीटा डिवाइडेड बाय 2 हमने बाय लिख दिया, तो दोनों को इकट्ठा करके हम इसका आसानी से फाइंड कर सकते हैं उसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए। अब एक और सीक्वेंस है, एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू वाई ऑफ एन इज इक्वल टू एन प्लस 1 ए एन यू एन। अब ये अगर एक्स ऑफ एन है, तो जब x ऑफ एन अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एन एक्स हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा। x ऑफ एन का तो आप फाइंड कर सकते हैं, एन एक्स ऑफ एन का कैसे फाइंड करते हैं, ऊपर प्रॉपर्टीज में चलते हैं। देखिए एन एक्स ऑफ एन जी ऑफ एन का होता है माइनस जी सी बाय डी जी, ठीक है, जो आपका ट्रांसफार्म निकल आता है उसका जी के लिहाज से उसको डेरिवेटिव लेते हैं और सिर्फ माइनस जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखें एक्स ऑफ एन की अगर ये वाली वैल्यू एक्स ऑफ एन हमने कंसिडर की है, जैसे अब मैंने कहा ये एक्स ऑफ एन उसको लेट करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा एन एक्स ऑफ एन और एक्स ऑफ एन। एक्स ऑफ एन को हमने ये लेट किया, एक्स ऑफ एन का ट्रांसफार्म लें तो ये क्या होता है 1/1 माइनस ए जी इनवर्स, ठीक है, और फिर एन एक्स ऑफ एन का क्या हो जाएगा माइनस जी, जो इसका लैप्लास है उसका डेरिवेटिव, इस सारे का डेरिवेटिव ले लेना जी के लिहाज से और इसको जी से मल्टीप्लाई कर देना। हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव ले लिया, डेरिवेटिव लेके फिर उसको जी से मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई कर दिया तो एंड पे दोनों को क्या कर लिया, ऐड कर लिया, क्योंकि n प्लस 1 इंटू एक्स ऑफ एन था। इस तरह हम प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ कॉमन फंक्शन हैं जिनके लैप्लास जी ट्रांसफॉर्म में पता होना चाहिए। एक यूनिट इम्पल्स का 1 होता है, यूनिट स्टेप का 1 डिवाइडेड बाय जी इनवर्स होता है, इसी तरह ए ऑफ एन का 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए जी इनवर्स होता है। कॉस का भी हमने फाइंड किया, इसी तरह साइन का भी कर सकते हैं। अच्छा, इन्वर्स जी ट्रांसफॉर्म कैसे कैलकुलेट किया जाता है? देखिए इन्वर्स जी ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के लिए सिंपल फार्मूला है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में हम बाय ऑब्जर्वेशन, ये जो ऊपर वाले हैं ना, इनको हम 1/1 माइनस जी इनवर्स हो तो उसका क्या होता है यू ऑफ एन, 1/1 माइनस ए जी इनवर्स हो तो ए ऑफ एन यू ऑफ एन होता है। नॉर्मली ये हम अपने जहन में रखते हैं और इनको डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इसको फाइंड करते हैं, कुछ पार्शियल फ्रैक्शन से पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखें g+2 लिखा हुआ है और साथ में एक ऊपर नॉमिनेटर है डिनोमिनेटर। देखें अभी तक जितने भी आपने किए हैं 1/1 माइनस जी इनवर्स, यहाँ पे जी इनवर्स आ रहा है नीचे, या नीचे हर केस में जी इनवर्स आ रहा है, तो यहाँ पे सिंपली जी लिखा हुआ है ना, जी इंटू जी लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं
ऊपर और नीचे सबसे हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर। जब ऊपर जी स्क्वायर से डिवाइड किया तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 जी इनवर्स आ जाएगा। इसी तरह जब नीचे हमने जी स्क्वायर से डिवाइड किया, यानी कि इसको भी जी से डिवाइड कर दें, इसको भी जी से डिवाइड कर दें, तो ओवरऑल जी स्क्वायर से ही डिवाइड होगा। तो यहाँ 1 आ जाएगा, माइनस 0.2 जी इनवर्स आ जाएगा, 1 प्लस 0.6 जी इनवर्स आ जाएगा। अब P1 डिवाइडेड बाय पहले वाला, P2 डिवाइडेड बाय दूसरे वाला। P1 और P2 की वैल्यू फाइंड कर लें। P1 की कैसे वैल्यू फाइंड होगी, इसको इक्वल टू 0 पुट करके, P2 की वैल्यू इसको इक्वल टू 0 पुट करके फाइंड कर लिया हमने। वो वाली वैल्यू हमने वहाँ पुट कर दी P1 और P2 की। अब ये क्या है, 1 माइनस 0.2 जी इनवर्स। अब देखें ए जी इनवर्स, ए की जगह क्या लिखा हुआ 0.2, तो 0.2 को हमने यहाँ लिख दिया। यहाँ माइनस की जगह प्लस का साइन है तो माइनस 0.6 लिख दिया। ये 1.75 और 2.75 एज इट इज आगे स्टार्टिंग। तो इसके अलावा हम बाय डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हैं। क्या करिए कि ऊपर वाले को अंदर रख के बाहर वाले पे सारा तकसीम कर लिया, सारा एक डिवीजन में ले लिया जितने ऑर्डर तक हमें चाहिए। अब ये देखें, ये 0 के ऊपर वैल्यू है, ये जी इनवर्स के ऊपर वैल्यू है, ये z⁻⁻2 के ऊपर वैल्यू है, z⁻3 के ऊपर वैल्यू है, -4 के ऊपर। ये डायरेक्ट जैसे x ऑफ n जी इनवर्स बिल्कुल पहले वाले दूसरे वाले एग्जांपल में हमने सॉल्व किया था। इसको हम बाय मैटलैब भी सॉल्व कर सकते हैं।